जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कृष्ण ही खुशी हैं। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको कई अनोखी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं सदैव। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनकी कौन सी दशा चल रही है, उनके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो है ये इससे आपको कई 4-5 चीज़ें इम्पॉर्टेंट पता चलेंगी जिससे आप अपनी पत्रिका को अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं। ये बीच में सूत्र बताने का यही पॉइंट रहता है जिससे कि आप कुछ चीज़ें सरलता से समझ लें। आपकी पत्रिका में जो 8th हाउस का लॉर्ड है, जो भी आपकी पत्रिका में लगन हो, और आपकी पत्रिका में जो 8th हाउस का लॉर्ड है, जैसे कि मेष लगन वालों के लिए उनके 8th हाउस का लॉर्ड होता है मंगल ही, वहाँ पे स्कॉर्पियो राशि पड़ती है। टॉरस लगन वालों के लिए उनके 8th हाउस का लॉर्ड होता है बृहस्पति, वहाँ पे धनु राशि पड़ती है। तो 8th लॉर्ड हो गया बृहस्पति महाराज। अब ये आपके चार्ट के 8th लॉर्ड को आपको देखना है D12 चार्ट में, द्वादशांश चार्ट में, या हमारे जो मदर और फादर से रिलेटेड चार्ट होता है D12। बट ये चार्ट उस चीज़ से कहीं ज़्यादा होता है। इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब आप अपने जो ये 8th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में, जो भी हो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अब आपका ये 8th लॉर्ड देखिए आपके D12 चार्ट में कौन सी राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका लगन मेष है और आपका 8th हाउस का लॉर्ड बन के आता है मंगल। अब ये D12 चार्ट में मंगल बैठा हुआ है, मान लीजिए मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। पॉइंट क्या है, जब भी राहु इस मिथुन राशि से होके निकलेगा, जब वो ट्रांजिट कर रहा होगा मिथुन राशि से, तब ये अवश्य याद रखिए कि ये टाइम आपके लिए खराब हो सकता है, बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। आपकी पत्रिका में 8th हाउस का लॉर्ड D12 चार्ट में मान लीजिए कर्क राशि में बैठा हुआ है और राहु उस राशि से जब ट्रांजिट करके निकलेगा गोचर में, तब आपके लिए काफ़ी कठिन समय, परेशानी भरा समय जीवन में हो सकता है। और अगर आपकी दशा भी खराब चल रही है उस समय मान लीजिए, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है। इसके बारे में त्वरित व्यक्ति को रेमेडीज करनी चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि ये समय उनके लिए क्या ला सकता है। एक इसी में एक और पॉइंट है या ऐड ऑन है, आप मान लीजिए कि राहु महाराज जब D12 चार्ट में लगन पे निकलेंगे, लगन का मतलब लगन के साइन पे, इसका मतलब कि आपकी पत्रिका में मान लीजिए D12 में 1st हाउस में साइन है, कर्क राशि है। अब वहाँ से जब राहु महाराज निकलेंगे कर्क राशि से, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। D12 की पहली राशि पे, लगन की पहली राशि पे D12 के जब राहु निकलेंगे, तब भी ये बात हो सकती है बैड टाइम को लेके। दोनों पॉइंट्स को, सूत्र को याद रखिएगा, सतर्क रहिएगा उस समय कि जब राहु इन दोनों राशियों से होकर निकलेंगे तो ये टफ टाइम दे सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सूत्र आपके लिए, D9 चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट का जहाँ पे भी बैठा हो, उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, वृश्चिक लगन
एग्जाम्पल, और उसका 8th हाउस का लॉर्ड होता है मरकरी। अब वो D9 चार्ट में मान लिया जाए कि मकर राशि में बैठा हुआ है D9 चार्ट में। अब शनि महाराज जब भी इस मकर राशि से होके गुजरेंगे, ट्रांजिट करेंगे, वो टाइम आपके लिए कई प्रकार से प्रॉब्लम ला सकता है। कहीं हेल्थ इश्यूज, काम से रिलेटेड इश्यूज, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जीवन में ला सकता है। इस बात को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ में ही अगर आपकी पत्रिका के हिसाब से कोई दशा अच्छी नहीं चल रही है तो ये ज़्यादा आवश्यक या ज़रूरी हो जाता है। यही 8th हाउस का लॉर्ड आपके D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में जिस भी राशि पे बैठेगा, सैटर्न जब भी उसको तीसरी दृष्टि से भी देखेंगे तब भी ये बात को याद रखिए कि वो टफ टाइम दे सकते हैं या ये बैड टाइम का इशारा हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपके 8th हाउस का लॉर्ड बुध है और वो नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में मकर राशि में बैठा हुआ है। तो पहला तो ये था सूत्र कि जब मकर राशि के ऊपर से निकलेंगे, ट्रांजिट करेंगे सैटर्न महाराज, और दूसरा सूत्र इसी में क्या है, जब उसको 3rd एस्पेक्ट से देखेंगे, यानी कि वो स्कॉर्पियो साइन में जब निकल रहे होंगे, ट्रांजिट कर रहे होंगे शनि महाराज नॉर्मली, तब वो अपने तीसरी दृष्टि से मकर राशि को देखेंगे। तो जब भी वो स्कॉर्पियो साइन से भी निकलेंगे तब भी आपके लिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। हमारे लिए जीवन में अच्छे समय आए वो तो बहुत बढ़िया बात है, सबके जीवन में आए, सबका जीवन खुशहाल रहे, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये पॉइंट इसलिए जो बैड टाइम्स हैं उसके बारे में व्यक्ति को पहले से सजग या सतर्क ज़्यादा रहना चाहिए कि उस समय वो क्या गलती करने जा रहा है, उसको इस बात का पता चलेगा। इसीलिए ये दोनों जो एक तरीके से फेयरफुल आप कह सकते हैं या बैड ट्रांजिट होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। एक और इसी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपकी पत्रिका में अष्टक वर्ग देखिए होता है, जहाँ अष्टक वर्ग में स्कोर दिया रहता है, हर घर को एक स्कोर दिया रहता है। हमारी पत्रिका होती है, लगन कुंडली होती है, उसके 12 हाउसेस होते हैं। उन 12 हाउसेस को इसी प्लैनेट्स की व्यू रचना के बाद अष्टक वर्ग में स्कोर मिलता है कि भाई कौन से घर को कौन से प्लैनेट्स ने सारे अप एंड डाउन के बाद के कोई प्लैनेट किसी घर में जो है वो उच्च का है, कोई नीच का है, कोई मित्र का है, कोई किसी भी तरीके का है। तो एक सिस्टम बना दिया गया कि अष्टक वर्ग जो है वो हमको बताएगा कि हमारा कौन सा घर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा घर वीक है, वो बता दिया गया। अब उसमें स्कोर्स दिए रहते हैं, आप अपने चार्ट में देखेंगे या फ्री किसी भी कुंडली ऐप में देखेंगे डाल के अपनी बर्थ डिटेल, तो आपको अष्टक वर्ग स्कोर का भी एक चार्ट दिखाई पड़ेगा जिसमें हर घर को जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं। किसी में 20 पॉइंट दिए गए होंगे, किसी में 34 पॉइंट दिए गए होंगे। तो अष्टक वर्ग में आप देखिए आपके कौन से घर को सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है, सबसे ज़्यादा आपको कौन से घर में स्कोर मिला है, उस घर से रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा होगा। वो कर्मा ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होगा या ख़राब होगा, वो अच्छा कर्मा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी की पत्रिका में 2nd हाउस में 37 पॉइंट मिले हुए हैं, 36 पॉइंट मिले हुए हैं, तो देखिए वो कई चीज़ें जीवन में बताएगा। वो आपको बताएगा कि हो सकता है आपको अपनी वार्ता से, स्पीच से, कम्युनिकेशन से, नॉलेज से कई काम जीवन में करने हों। इस 2nd हाउस पैसे का होता है, मनी का होता है। सिर्फ यही नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरे 2nd हाउस में 37 नंबर मिले हैं या 36 नंबर मिले हैं और मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्योंकि वो कई और चीज़ें भी शो करता है।
उनसे रिलेटेड हैवी कर्मा आपके लिए शो करता है। कई बार वो ये भी शो करता है, सेकंड हाउस में बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं कि भाई हमको बहुत बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, हमको बड़ा हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, और उसकी वजह से हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तुरंत जान लेना चाहिए कि अच्छा हमको खाना पीना बढ़िया मिलेगा, लेकिन हमारे चार्ट में वैसे हमारा लगन का लॉर्ड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई छठे 8वें 12वें में बैठा है, डिसीज़ होने की हमको समस्या हो सकती है। और इधर सेकंड हाउस में मिले हुए हैं 36 पॉइंट, तो आपको अब खाने की उपलब्धता है, बहुत मिल रहा है, अब आप इधर खा रहे हैं और इधर बीमार हो रहे हैं। ये भी क्योंकि हाईएस्ट कर्मा सेकंड हाउस से रिलेटेड आपका बन के आ गया अष्टक वर्ग के हिसाब से। यही वो बताता है कि हो सकता है आपको बहुत कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में आप कर रहे हो बाय प्रोफेशन भी, जिसमें आपको बहुत बोलना हो, बहुत ज्ञान से रिलेटेड बात करनी हो, या जो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बात करनी हो। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, परिवार का होता है, उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उठानी पड़ सकती हैं, वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा कर्मा बताता है। सेकंड हाउस में मान लीजिए किसी के बहुत पॉइंट्स मिले हुए हैं, अगर वो ये भी बताता है कि मालूम पड़ा आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, आप 50 लोगों की आपकी फैमिली है, घर परिवार में माता पिता, चाचा चाची, मामा मौसी, बहुत सारे लोग हैं। अब आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में जो है 36 पॉइंट्स अष्टक वर्ग में मिले हुए हैं, वो ये भी बता सकता है कि इनका आपको साथ मिलेगा, इनके साथ आपके कर्मास हमेशा बने रहेंगे, या ये कर्मा शो करता है कि इनके साथ सारी चीज़ें छूट जाएंगी। कर्मा तो है, क्योंकि सेकंड हाउस में अगर 36 पॉइंट मिले हैं या 37 मिले हैं, तो इन चीज़ों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड आपका कर्मा तो बन के आता है। लेकिन अब मालूम पड़ा आपके चार्ट में, जब लगन चार्ट में आप देखेंगे तो मालूम पड़ा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है बहुत खराब स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है आपकी। तो आपको त्वरित समझ जाना चाहिए कि हमारे परिवार में, बहुत बड़ा परिवार होते हुए भी, कई कर्मा ऐसे हैं जो हमको चुकाने पड़ेंगे और मालूम पड़ा हम आखिरी में लास्ट रह जाएं। तो जिस घर में भी हाईएस्ट स्कोर मिला होगा, उस घर से रिलेटेड आपको बहुत हैवी कर्मा उठाने पड़ते हैं, गुड और बैड, ये दूसरी बात है, ये लगन चार्ट देख के पता चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 6th, 8th और 12th हाउसेज में बहुत हैवी स्कोर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये घर बहुत हैवी पेंडिंग कर्मास को जीवन में नहीं तो शो करते हैं, और सारा जीवन हमारे स्ट्रगल्स में निकल सकता है। तो ये देखिए, तीसरा इम्पोर्टेंट सूत्र मैंने बताया आपको, एक मैंने राहु का बताया, एक सैटर्न का बताया और एक अष्टक वर्ग का बताया। अब देखिए एक पॉइंट आता है हमारे लाइफ पार्टनर के नेचर का, कि हम उनका नेचर कैसे जानें। ये मैंने ट्राई किया हुआ है पॉइंट, आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर जो है एग्जैक्टली किस तरीके का हो सकता है। अब उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा है। वो 7th हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट में कौन सी राशि में बैठा हुआ है, आपको ये देखना है। अब मालूम पड़ा आपके 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए मार्स है, और वो D9 चार्ट में बैठा हुआ है धनु राशि में। मंगल महाराज जो हैं वो D9 चार्ट में धनु राशि में बैठे हुए हैं, जुपिटर की राशि में हो गया ये। अब इस जुपिटर को आप अपने D1 चार्ट में, लगन चार्ट में देखिए कि वो कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब अगर आपके ये बृहस्पति महाराज आपके लगन चार्ट में उच्च के बैठे हैं, एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका नेचर कैसा होगा, एक एग्जॉल्टेड जुपिटर की तरह। धर्म में भी आगे होंगे, ज्ञान में भी आगे होंगे, हर प्रकार से वृद्धि कारक भी होंगे। कहने का मतलब उनके जीवन में धन मान सम्मान
हर प्रकार की चीज़ें होंगी। एक गुरु सरीखे, एक टीचर सरीखे भी देखिए होंगे। लाइफ सरल होगी, खुद बहुत इजी गोइंग होंगे, एक संरक्षण देने वाले होंगे, एक मदरली लव प्रदान करने वाले होंगे। जैसे एक गुरु प्रदान करता है अपने शिष्य के लिए, वैसे होंगे। आपको सरलता से पता चल जाएगा उस चीज़ का। अब मान लिया जाए कि आपका जो हम लोगों ने उदाहरण लिया कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है, वो D9 चार्ट में धनु राशि में बैठा है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। इस बृहस्पति को आपने अपने लगन चार्ट में देखा कि वो बैठे हुए हैं मकर राशि में। अब आपको त्वरित रूप से समझ जाना चाहिए कि देखिए भाई, होंगे तो वो बृहस्पति ही सरीखे, लेकिन मकर राशि में अगर बैठा होगा तो क्वालिटीज बृहस्पति की चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग कि वो बहुत नॉलेजेबल हैं, उनको जीवन में अपने वृद्धि ना मिल पाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स उठानी पड़े, वो अपने जीवन में कई प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हों अगर बृहस्पति मकर राशि में बैठा है, हेल्थ कंसर्न हो, पैसे से रिलेटेड उनके जीवन में कंसर्न हो सकती हैं, उनकी जो ज्ञान या विद्या है वो हो सकता है कि उनको मदद ना करे, उनका हेल्प ना करे, प्रोफेशनली वो बुरे हो सकते हैं। नेचर वाइज भी आप यूँ कह सकते हैं कि लाइफ में बृहस्पति हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बुरे नेचर के होंगे, लेकिन सरकमस्टांसिस की वजह से जीवन में हो सकता है उनका नेचर बिल्कुल विपरीत आपको दिखाई पड़े, बिल्कुल सैटर्न सरीखा दिखाई पड़ने लग जाए वो नेचर आपका। कभी बहुत एग्रेसिव, कभी बहुत सूखा, कभी लड़ाई झगड़ा करने वाला, ऐसा भी देखिए हो सकता है। या डल, या कभी वो जीवन में कुछ करे ही ना, ऐसा भी जीवन में देखिए हो सकता है, क्योंकि मकर राशि में बैठा हुआ जुपिटर ये भी शो कर सकता है आपके लाइफ पार्टनर के नेचर के बारे में। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर अब लगन चार्ट में मकर राशि में आपके जुपिटर बैठा हुआ है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ पार्टनर बिल्कुल ही खराब या बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। देखिए कि अब इस बृहस्पति के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। पता चला आपके चार्ट में, लगन चार्ट में, जो हम लोग स्पाउस के नेचर या लाइफ पार्टनर के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, उस बृहस्पति को बैठा तो वो मकर राशि में हुआ है, लेकिन हो सकता है वो आपके लगन चार्ट में 4th हाउस में बैठा हो, तो एक प्रकार से उसको बल भी प्राप्त होता है। 4th हाउस में बृहस्पति महाराज वैसे भी जो है आनंदित रहते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 4था स्थान जो है वो कर्क राशि से रिलेटेड होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं सिचुएशन थोड़ी सी सुधरी। उसके बाद मालूम पड़ा यहाँ पे 4थे स्थान पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं और शुक्र और बुध उनको देख रहे हैं। मालूम 10th हाउस से सामने वो देख रहे हैं उनको। अब सिचुएशन और चेंज हो गई कि जीवन में यहाँ पे उनको वृद्धि भी प्राप्त होगी, वो क्रिएटिव भी होंगे, नॉलेजेबल भी होंगे, हर प्रकार की चीज़ें वो शो कर सकता है। तो अब ये बृहस्पति की स्थिति काफ़ी सुधर गई, आप ऐसा कह सकते हैं ऐसे पॉइंट में। और यही बृहस्पति जो मालूम पड़ा आपके लाइफ पार्टनर के नेचर के बारे में बता रहा है और मकर राशि में बैठा है आपके लगन चार्ट में। अब वही इसके साथ पता चला राहु या केतु बैठे हुए हैं और ये 8th हाउस में बैठा हुआ है ऐसा जुपिटर। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइफ पार्टनर के नेचर में और आप में बहुत ज़्यादा ट्रबल या प्रॉब्लम आ सकती है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का उनका कैरेक्टर या नेचर ऐसी स्थिति में हो सकता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप सरलता से ये जान सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका लाइफ पार्टनर बिहेव कैसे करेगा, उसका नेचर क्या है, आप त्वरित रूप से जान सकते हैं। देखिए अब ये भी है कि आपके पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड पता चला वीनस है
और वो D9 चार्ट में या नवमांश चार्ट में जैसे मैंने सूत्र बताया है वो बैठा हुआ है, मान लीजिए कि वृश्चिक राशि में बैठा है, स्कॉर्पियो में बैठा है। अब उसके स्वामी कौन होगा स्कॉर्पियो के? मंगल महाराज। अब मंगल को आपको देखना है कि आपकी लगन कुंडली में D1 चार्ट में कैसा बैठा हुआ है। तो देखिए वो अब आपको त्वरित रूप से पता चल गया कि मंगल जैसा हमारा जो है वो लाइफ पार्टनर होगा। कहने का मतलब है एनर्जेटिक होगा, सपोर्ट करने वाला होगा। हमेशा ये नहीं है कि मंगल आया जैसे ही तो आप जोड़ लीजिए कि वो लड़ाकू होंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं हाई एनर्जी होगी। और जैसे आपके लगन के चार्ट में D1 में जिस स्थिति में मंगल बैठा होगा वो और डिस्क्राइब करेगा उनके बारे में कि भाई फाइटर हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत ट्रुथफुल इंसान हैं, हमेशा साथ हमको प्रदान करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं चीज़ों में, हमारी स्ट्रेंथ है जीवन के, हमारे करेज हैं जीवन के। ये भी देखिए शो हो सकता है। तो वो ये भी बताता है आपको मंगल की सारी क्वालिटीज़ आपके लाइफ पार्टनर में आपको नज़र आएंगी। ये बात अवश्य याद रखिए। अब मान लीजिए आपके चार्ट में यही मंगल जो आपके लाइफ पार्टनर का नेचर या कैरेक्टर बता रहा है वो बैठा हुआ है जुपिटर की राशि में आपके D1 चार्ट में। तो ज्ञानी भी हर प्रकार के हो सकते हैं, धर्म से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा त्यागी भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस मोड में भी हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है मंगल अगर पाइसेस साइन में बैठा हो आपके लगन चार्ट में, ये सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। इंट्यूटिव, इमेजिनेशन, बहुत हाई स्किल्स, त्यागी, सैक्रिफाइस करने वाले, कहने का मतलब है धर्म से रिलेटेड, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअलिटी, ये सारा नेचर भी उनके अंदर आ जाएगा। तो हमको एक तो ये पता चल गया कि भाई मंगल है तो किस प्रकार से वो बोल्ड होंगे। बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो ऐसा भी देखिए हो सकता है। हाँ, अब यही मंगल पता चला कि आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, मालूम पड़ा 8th हाउस में बैठा है, 12th में बैठा है D1 चार्ट में। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी परेशानी या लड़ाई झगड़े से होके गुजरना पड़ सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या बहुत हैवी कर्मा उनके साथ हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपने लाइफ पार्टनर का नेचर एग्जैक्टली, उनका कैरेक्टर आपको कैसे पता चल जाएगा ऐसी स्थिति में। बट नेचुरल है कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं 2 लाइन से कि आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो D9 चार्ट में जिस भी राशि में बैठा हुआ है, मान लीजिए धनु राशि में बैठा है, और जुपिटर आपको अपने D1 चार्ट में देखना है। यही बृहस्पति ही सरीखा उनका नेचर होगा। जैसे बृहस्पति में गुरु, लर्निंग, टीचिंग सारी चीज़ें आती हैं, एक बड़प्पन, एक जॉयफुल, एक वेल्दी, इस तरीके का एक पर्सनालिटी उनकी शो होती है। लेकिन ये बृहस्पति अगर आपके D1 चार्ट में कंबस्ट है, वीक है, मेलेफिक स्थिति में बैठा है, नीच का है, तो आप समझ सकते हैं लाइफ पार्टनर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम, उनके नेचर या उनके कैरेक्टर से लेके बहुत आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको त्वरित रूप से ये पता चल जाएगा। अब एक और लास्ट में आपको मैं बहुत अच्छा सूत्र बताता हूँ। ये देखिए, चंद्रमा से 10th हाउस जो है हमारी लाइकिंग होती है काम की, कि हम क्या काम करेंगे। अब चंद्रमा से 10th हाउस में आपकी पत्रिका में मान लीजिए सन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बट नेचुरल है कि या चंद्रमा से 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं भी बैठा हुआ है, वहाँ पे राशि सिंह राशि है, लियो का साइन है, तो बट नेचुरल है जो हमारा नेचर काम के प्रति होगा, भाई हमको ऐसा काम चाहिए जो थोड़ा सा बड़ा हो, मैजेस्टिक हो, कोई गवर्नमेंट हो, अथॉरिटी हो, लीडरशिप रोल्स हो, वो ये सारी चीज़ें शो करेगा। आपकी पत्रिका में चंद्रमा से 10th हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस में आप मान लीजिए कि बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, तो फिर वही वाला पॉइंट है कि फाइनेंस है, बिजनेस है, कोई गुरु सरीखा, कोई कंसल्टेंट, कोई एडवाइजरी, इन वाले रोल्स में आप काम करना चाहेंगे।
आपको जाना चाहिए। ये एक सूत्र भी है। चंद्रमा से 10th हाउस हमको हमारे प्रोफेशन के बारे में बताता है। इस बात को बिल्कुल सत्य मान के चलिए। आप जब भी उसको एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, आप कोई वैसा ही काम कर रहे हैं या आपको वही काम जीवन में एक्चुअली में करना चाहिए। इसमें हाउस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब पता चला चंद्रमा से 10th हाउस में आपके बृहस्पति महाराज बैठे हैं, तो ये बता रहे हैं आपको गुरु, टीचर, ज्ञान देने वाला, कोई बिजनेस, कोई फाइनेंस। अब पता चला आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 9th हाउस में और वहाँ से 10th हाउस बन के आता है आपका 6th हाउस। 6th हाउस की भी देखिए काम सारे आपके आ जाएंगे लाइफ में। 6th हाउस के क्या काम होते हैं? लॉ से रिलेटेड, पुलिस, मेडिसिन, डॉक्टर, हीलर। अब वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज प्रदान करने वाला, ज्ञान देने वाला या इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस करने वाला ये चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि आपका प्रोफेशन क्या है। यहाँ पॉइंट ये है कि चंद्रमा से 10th हाउस का जो लॉर्ड है आपके चार्ट में जो भी है, अगर वो आपकी पत्रिका में मरण कारक स्थान पे बैठा हुआ है तो आपको अपनी जॉब में, जीवन में बहुत परेशानी आएगी लाइफ में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके चंद्रमा से 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो बन के आता है सन। अब सन आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है 12th हाउस में, जो उसका मरण कारक स्थान है। तब आप ये याद रखिए कि नौकरी में, सर्विस में, प्रोफेशन में, काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब इस सन से रिलेटेड आपको अपने जीवन में उपाय करने ही पड़ेंगे। आप उससे बच नहीं सकते हैं, या आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार के काम करने चाहिए, किस तरीके से काम करने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे जिससे कि आप अपने अंदर बदलाव कर पाएँ। क्योंकि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको लगेगा जैसे कि आप नित्य अपने जॉब जाने में, काम करने में जैसे मर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हम तो जाने में हमारी आफत आ जाती है, जान आफत में आ जाती है। तो ये वो वाला पोजीशन। अब जैसे मान लीजिए आपके चंद्रमा से 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, बन के आता है, और आपका चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा है वहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो वहाँ से जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न महाराज बन के आते हैं। सैटर्न बैठा हुआ है आपके 1st हाउस में। ये मरण कारक स्थान है सैटर्न महाराज का। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आपको जीवन में आने वाली है। अब आपको, जैसे मैंने बताया, अब आपको पता चलेगा कि क्यों आपको प्रोफेशनली इतनी ज़्यादा दिक्कत जीवन में आ रही है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा से आपके 10th हाउस का लॉर्ड मार्स या मंगल बन के आता है मान लीजिए, और ये मंगल महाराज आपके चार्ट में बैठे हुए हैं 7th हाउस में। ये मंगल के लिए मरण कारक स्थान है। तब भी आपको यही पोजीशन फेस करनी पड़ेगी। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं अपना बिजनेस कर लूँ, अपना काम कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा से 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर बैठे हुए हैं आपके चार्ट में 3rd हाउस में। ये मरण कारक स्थान है बृहस्पति का, तो भी आपको यही प्रॉब्लम फेस आएगी। चंद्रमा से 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र है आपके चार्ट में। शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 6th हाउस में। ये मरण कारक स्थान है शुक्र महाराज के लिए। 6th हाउस आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा से 10th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में मरकरी है। बुध महाराज हैं आपके चार्ट में। बुध महाराज भी 7th में बैठे हुए हैं। ये भी एक मरण कारक अवस्था है बुध की, आप ये मान के चलिए। और दूसरी मरण कारक अवस्था है 4th हाउस। यहाँ पे भी आपको यही चीज़ फील होगी कि आपके जीवन में प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस आएंगी। इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कौन से मरण कारक स्थान भी होते हैं प्लैनेट्स के, उनसे रिलेटेड आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये भी आप एक बात जान लीजिए कि आपकी पत्रिका से चंद्रमा से 10th हाउस सैटर्न की राशि अगर कुंभ पड़ती है तो सैटर्न सिर्फ अकेले वहाँ के स्वामी नहीं है, कुंभ राशि के स्वामी
राहु महाराज भी हैं। और अगर यही राहु आपके चार्ट में 9th हाउस में बैठे हैं, ये उनके लिए मरण कारक स्थान है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। चंद्रमा से 10th हाउस का लॉर्ड मंगल यानी कि स्कॉर्पियो साइन अगर पड़ता है वहाँ पे, तो स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के जो को लॉर्ड हैं, जो उसके और एक स्वामी हैं, वो हैं केतु महाराज। तो केतु महाराज आपकी पत्रिका में अगर 4th हाउस में होंगे तो भी आपको मरण कारक अवस्था फील होगी काम करने को लेके प्रोफेशनली। तो आपको इसके बारे में त्वरित हर प्रकार का रेमेडीज़ करनी चाहिए और आपको पता करना चाहिए कि एक्चुअली आपके लिए कौन सा काम सूटेबल है। आपको ये पता करना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उसी में नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होती रहेंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कई प्रकार की चीज़ें नई आपको पता चलेंगी। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।